मान इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम लगातार बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं और सीधे उनसे बात कर कर धरातल पर क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है कोरोना को लेकर, उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, बहुत ही तेज तरार ऑफिसर कहे जाते हैं आप राजधानी के पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर जी। आपके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं, साथ ही पुलिस के अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं और बेबाक बोलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीके ठाकुर जी नेटवर्क 10 में। आवाज जा रही है आपको? जी 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 जी, मुझे लगता है आवाज थोड़ी सी आपकी गूंज रही है। मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ कनेक्ट करने के लिए। हमारे साथ डीके ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और डीके ठाकुर जी से आज हम ये जानेंगे कि लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, वहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ क्या स्थिति है। क्योंकि तस्वीरें दिखाना, जिस तरीके की वीडियो तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं वो एक अफवाह का बाजार गर्म करते हैं, लेकिन वास्तविक तस्वीरें क्या हैं, धरातल पर स्थिति क्या है, उसके लिए डीके ठाकुर जी हम आज आप ही से जानेंगे। कोरोना को लेकर वहाँ क्या स्थिति है वर्तमान में, और जो ब्लैक फंगस है उसे लेकर भी क्या स्थिति है, उसके अलावा बेड की व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, और साथ में जो तीसरी लहर की बात हो रही है तो वो बच्चों को जो हानि पहुंचाने वाली लहर कही जा रही है उसे लेकर क्या तैयारियां वहां आपको लग रही हैं। देखिए, आपने 4 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लखनऊ में जो कोरोना का दूसरा वेव आया था अप्रैल माह में, और उसके बाद न केवल लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आया था, तो माह अप्रैल में काफी चिंताजनक स्थिति बन गई थी। वो चिंताजनक स्थिति इसलिए बनी थी कि अचानक संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। अचानक जैसो बेड की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर दवा की, सबकी मांग बढ़ गई थी। उस समय जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, नगर निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने सबके मिलकर काम किया था, इन चुनौतियों का सामना किया था। तो जो लखनऊ में माह अप्रैल में एक दिन में 6000 से ज्यादा संक्रमित आ गए थे, वो संख्या अब काफी घटकर पिछले 2-3 दिनों में 300 मरीजों के आसपास आ गई है। इसलिए आज के दिन में, या आज के दिन नहीं कहूंगा, मैं पिछले 5-7 दिनों से कहूंगा कि बेड की समस्या या ऑक्सीजन की समस्या या रेमडेसिविर इंजेक्शन समस्या, ये सब समस्या अब लखनऊ में नहीं रह गई है। हाँ, ये ब्लैक फंगस नई बीमारी आई है। ब्लैक फंगस को लेकर के हमारे जो 3-4 सरकारी हॉस्पिटल हैं, केजीएम हैं, पीजीआई हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनके जो मरीज हैं उनको जो दवा है वो दवा उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारे जितने भी डॉक्टर हैं इसकी समस्या के समाधान के लिए लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि ब्लैक फंगस बीमारी की रोकथाम और उनके इलाज के संबंध में मिलकर काम कर रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तिथि में यदि कोई समस्या बची रह गई है तो ब्लैक फंगस की है। दूसरी बात, आपने गांवों में संक्रमण की बात कही थी। गांवों में संक्रमण की बात को माननीय मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से लिया था। उन्होंने जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, चाहे ऑनलाइन मीटिंग की हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या आमने सामने मीटिंग हो, भी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, आपने न्यूज कवर किया होगा कि लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों मतलब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सभी गांवों में निगरानी समिति बनाई जाए और निगरानी समिति का गांवों में नियमित दौरा कराया जाए। निगरानी समिति को साथ में जो मेडिसिन किट्स हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। उनका स्पष्ट निर्देश है कि जब निगरानी समिति गांव में जाए, गांवों को दौरा करे, तो जो भी लक्षण युक्त मरीज हों या जिनको भी हल्का सा भी सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, उन सबको तत्काल मेडिसिन किट्स उपलब्ध कराया जाए। ये परीक्षा न की जाए कि पहले उनका टेस्ट हो, टेस्ट में वो संक्रमित पाए जाए तभी उनका इलाज कराया जाए। उनका स्पष्ट रूप से कहना था, जिसका पालन भी किया जा रहा है, कि गांवों में जहां कहीं भी लक्षण युक्त मरीज दिखाई पड़े उनको तत्काल मेडिसिन उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि उनका इलाज शुरू हो जाए। और बाद में जब
पीछे से आरआरटी टीम जाए, आरआरटी टीम रैपिड रिस्पॉन्स टीम है जो कि उनका टेस्टिंग करे, और टेस्टिंग के बाद यदि उनमें कोई संक्रमण पाया जाए तो तदनुसार जो है तो अग्रिम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। तो ये लखनऊ में भी और अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये कार्य लगातार जारी है। इसलिए आपने देखा होगा कि गांवों में भी कोई बहुत अधिक मात्रा में ऐसे संक्रमण की समस्या नहीं पाई गई है। गांवों में लगातार टेस्ट करने के बाद भी, और आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो टेस्टिंग का आंकड़ा है अब प्रतिदिन 3 लाख से ऊपर जा चुका है। इतनी मात्रा में टेस्टिंग करने के बाद भी हमारी पूरे प्रदेश में जो संक्रमण की संख्या है अब 4000 के आसपास आ गई है। उस समस्या का भी हम लोगों ने समाधान बहुत हद तक कर लिया है। आखिरी बात आपकी थी कि जो थर्ड वेव आएगा उसके लिए क्या तैयारी है। थर्ड वेव के लिए तैयारी देखिए, हर एक वेव में अलग तरह की समस्या आती है। आपने वर्ष 2020 में जब फर्स्ट वेव देखा होगा तो फर्स्ट वेव में जो प्रशासन या पुलिस के पास या स्वास्थ्य विभाग की समस्या थी, वो मेन समस्या सबसे बड़ी समस्या थी कि जो लोग संक्रमित हुए हैं उनका इलाज कराया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, चूंकि उस समय कंप्लीट लॉकडाउन था, प्रवासी मजदूरों, प्रवासी व्यक्तियों की आवाजाही आवागमन बढ़ गया था, तो उनको ठीक तरीके से अपने जनपद से आगे बढ़ाना, उनकी खाने की व्यवस्था करना, उनका जो है तो टेस्टिंग कराना, उनको आइसोलेशन सेंटर रखना, ये सब समस्या थी। जबकि दूसरा फेज आया, दूसरे फेज में आपने देखा हमारी समस्या आ गई हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, हमें रेमडेसिविर उपलब्ध कराना जी। और अब जब ब्लैक फंगस सामने आ गया है या उसके आगे व्हाइट फंगस और येलो फंगस की बात आ रही है, तो तीसरे फेज की भी हमारी तैयारी चल रही है। जो हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे देश स्तर की संस्था हो चाहे प्रदेश स्तर की संस्था हो, लोग लगे हुए हैं। अब किस तरह की संक्रमण आता है, किस तरह की समस्या आती है, कब आती है, उसके अनुसार हम लोग अपने तैयार रखेंगे, उसका भी सामना करेंगे यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो। नहीं, बिल्कुल, और करना भी चाहिए। डीके ठाकुर जी, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी समस्या ये रही कि काला बाजारी, अब की बार बहुत सारे लोगों ने कहते हैं ना कि कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं रहती। ऐसे कुछ लोगों ने जो ब्लैक मार्केट, काला बाजारी की है और उसकी शिकायतें अभी भी लगातार आई है, उससे लेकर डीके ठाकुर जी क्या कोई टास्क फोर्स आपके द्वारा लखनऊ रीजन के अंदर बनाई गई है, और क्या कुछ ऐसे नंबर जारी किए गए हैं कि जिसपे डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट करे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फिर हो? सही कहा, जैसा मैंने अभी बताया कि जब अप्रैल में सेकेंड वेव आ गया था कोविड का और अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, अचानक ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगी, अचानक रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ने लगी, तो उसमें कई ऐसे आपराधिक तत्व सामने आए जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने काला बाजारी शुरू की, और काला बाजारी ही नहीं की, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है उसमें उन लोगों ने नकली इंजेक्शन बना करके भी बेचे। तो ये समस्या हमारे संज्ञान में आने पर हम लोगों ने जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको एक्टिवेट किया, उसके माध्यम से सूचना एकत्रित की। हम लोगों ने आम जनता को भी अपने स्तर से एक एक्सक्लूसिव मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ये है 9454000290। ये व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने शेयर किया, जो अभी भी काम कर रहा है, कि आपको अपने क्षेत्र में जो कोरोना संबंधित जो भी उपकरण हैं, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, इन सबके काला बाजारी के संबंध में, नकलीकरण के संबंध में कोई भी सूचना मिले, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर करें। तमाम लोगों ने तमाम सूचनाएं शेयर की, उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया। बहुत जगह जैसे हम लोग मरीज बनकर गए, सामने गए, ग्राहक बन के सामने गए, फिर उनको पकड़ा। तो करीब हम लोगों ने लखनऊ के करीब 10 से ज्यादा थाना क्षेत्रों में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार करके भेजा अप्रैल में, और उनके खिलाफ अब एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब ये समस्या करीब करीब शून्य हो गई है। समस्या शून्य होने की एक वजह तो ये हमारी कार्रवाई, और दूसरी वजह ये भी है कि अब शहर में या प्रदेश में ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर वगैरह की मांग काफी कम हो गई है। लेकिन फिर भी हम लोग इस तरह सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी आपके चैनल के दर्शकों, श्रोताओं से अनुरोध करना चाहेंगे, कभी भी उनको किसी भी तरह की काला बाजारी सूचना मिले ऑक्सीजन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, या अभी जो ब्लैक फंगस बीमारी आई है, इसकी जो दवा है एम्फोटेरेसिन, उसके काला बाजारी बारे में कोई सूचना है, हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, हम उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े सख्त मिजाज हैं और अपराधियों के प्रति बड़े कठोर आप रहते हैं, और होना भी चाहिए। अगर हम देखें डीके ठाकुर जी, लखनऊ के अंदर बहुत सारी चुनौतियां पुलिस के सामने अलग तरीके की है। एक तो वीआईपी रूट्स बहुत सारे लगते हैं। ऐसे में लखनऊ के पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति है इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में, जो दूसरी हम कहेंगे वेव आई? क्योंकि यहाँ तो पुलिसकर्मी के पास पीपीई किट भी नहीं है, वो तो बेचारा ऐसी अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी नौकरी कर रहा है।
तो कितने लोग संक्रमित हुए और कितने बचे, और पुलिस के अंदर वैक्सीनेशन कहां तक हो पाई? जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जब देखिए अप्रैल में ये वेव अचानक आया था, और अचानक मैं वर्ग केवल पुलिस के लिए नहीं, पुलिस जी के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए, हमारे मीडिया कर्मियों के लिए, आम जनता के, सबके लिए ये वेव अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि अचानक ही कोविड वेव जी 2 आ जाएगा और हम लोग इस तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पुलिस के लिए मोरलेस यही स्थिति थी। जब अचानक समस्या आई तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली चुनौती जिसका हम लोगों ने सामना किया था, वो था ऑक्सीजन की सप्लाई का। और ऑक्सीजन सप्लाई का जब आप देखेंगे, लखनऊ जी में 6-7 ऐसे गैस फिलिंग सेंटर थे, वहां पर अचानक भीड़ भाड़ बढ़ गई, मारामारी हो गई। हम लोगों ने वहां पर सबसे पहले पुलिस बल लगाया, हमने अधिकारियों को लगाया। रात रात भर हम लोग को 2-2:30-3 बजे कॉल आते थे, हॉस्पिटल से कॉल आते थे, साहब हमारा वहाँ गाड़ी गई हुई है, सिलेंडर गए हुए, उनको भरवा दीजिए, नहीं भरेंगे, लेट होगा, हमारे आने में लेट होगा तो हमारे मरीजों में जान खतरे में पड़ जाती है। हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि पूरे लखनऊ जी में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न रहने के कारण किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि आपने देखा पिछले इसी जी समयावधि में, चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, बहुत जगह बहुत इस तरह की दुर्घटना हुई, लेकिन लखनऊ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो सबसे पहली जो हमारी चुनौती आई थी कि जी हम अपने ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर से सारे ऑक्सीजन जैसो सभी हॉस्पिटल पहुंचा सकें, जो वहां इंडिविजुअल मरीज या उनके परिवार वाले सिलेंडर लेके पहुंचे उनको भी दिलवा सकें। हमारी पहली चुनौती इसका सामना स्टार्ट हुआ था। जी फिर ये भी आया कि ये जो ऑक्सीजन जो फिलिंग सेंटर थे, इनमें एलएमओ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, दूसरे प्रदेशों से आ रहे थे, चाहे ट्रेन के माध्यम से आ रहे थे, चाहे टैंकर के माध्यम से आ रहे थे, बाय रोड। ट्रेन के माध्यम से आपने सुना होगा हमारे ऑक्सीजन जी एक्सप्रेस चली, जो बोकारो से आती थी। उनसे जो टैंकर आते थे, उनसे जो फिर जी आगे टैंकर जाते थे, उनको हम लोगों ने एस्कॉर्ट किया, अपने जिले में नहीं दूसरे जिलों में एस्कॉर्ट करके पहुंचाया। फिर तीसरी चुनौती हमारे सामने आई जब जी धीरे धीरे पहले, सबसे पहले हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू प्रारंभ हुआ। नाइट कर्फ्यू के बाद वीकेंड कर्फ्यू प्रारंभ हुआ, और वीकेंड कर्फ्यू के बाद फाइनली जो हमारा अभी कोरोना कर्फ्यू या आंशिक कर्फ्यू चल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इन्फोर्स करना। अच्छी बात यह रही कि इस बार लखनऊ जो हमने देखा कि लोग खुद सजग थे, लोग खुद संवेदनशील थे। लोग इस महामारी की विभीषिका को स्वयं अपने सामने देख चुके थे, अपने परिजनों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को इससे संक्रमित होते हुए, काल कवलित होते हुए देख रहे थे। तो उन्होंने काफी संवेदनशीलता के साथ कोरोना कर्फ्यू का पालन किया और हमारा साथ दिया, पुलिस का साथ दिया, प्रशासन का साथ दिया। और जब कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ, तमाम एक्टिविटी बंद हुई, तो पुलिस की जो क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर पर जो कमिटमेंट था वो काफी हद तक कम हुआ। लखनऊ राजधानी होने का तमाम प्रकार के जी यहाँ राजनीतिक आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के समय ये सब चीजें, परिस्थितियां बंद है, ये सब गतिविधियां बंद है। तो हमें उन सब में जो पुलिस का कमिटमेंट होता था, उनको, पुलिस को वहां से हटा करके हम लोगों को कोरोना ड्यूटी में लगाने में हमें सुविधा हुई। हमें सारे हॉस्पिटल में हमारे सारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में अचानक समस्या आती है कि हॉस्पिटल में मरीज के परिजन पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत आती है, किसी की डेथ हो जाती है, उन्हें लगता है कि हॉस्पिटल लापरवाही से डेथ हुई, वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। तो तमाम प्रकार की समस्या आती है। तो जो हम लोग जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे स्थिति इवॉल्व हो रही है, उसके अनुसार हम लोग अपने पुलिस को डिप्लॉय कर रहे हैं और हमारे अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल है। देखिए ठाकुर जी, कितने लोग संक्रमित पुलिस वाले हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि, और वैक्सीनेशन की स्थिति पुलिस के अंदर क्या है, तो सवाल लखनऊ की अगर मैं बात करूं मैं लखनऊ की बात कर पाऊँ तो लखनऊ की डाटा, जी लखनऊ की डाटा मेरे पास है। जी आज की तिथि में जी भी हमारे पुलिस के करीब 150 जवान संक्रमित है, एक्टिव है, बात करते हैं एक्टिव पॉजिटिव है। राहत की बात है कि इसमें करीब जी 149 जवान होम आइसोलेशन में, मतलब कोई गंभीर नहीं है, तो एक जवान जो अस्पताल में भर्ती है। जी और मैं ये बताना चाहूंगा कि 2020 में और 2021 में दोनों वेव मिलाकर के हमारे करीब 15 पुलिस के जवान ऐसे रहे जो कोरोना संक्रमित होकर काल कवलित हुए। तो उन्हें जो शासन की जी जो नीति है, शासन नीति के अनुसार जो उनको सबको 50 लाख की अनुग्रह धनराशि दी जानी है, उनकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका वैक्सीनेशन के बारे में था। तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लखनऊ में करीब 80% पूरा हो चुका है, और जो शेष 20% है उसके लिए हमारी बात हो गई है, सीएमओ से बात हो गई, डीएम से बात हो गई है। हम लोग पुलिस लाइन में अलग से कैंप लगाने जा रहे हैं, जो हमारे बचे खुचे लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन के कार्य पूर्ण कर दिया जाए, बचे खुचे जो पुलिसकर्मी हैं। जी
बिल्कुल, और लगना भी चाहिए। एक और, क्योंकि आपका समय कीमती, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और ले रहा हूँ। वर्तमान में भी जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ पहुँचने में दिक्कत आ रही थी, और उसके अलावा जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उसे लेकर भी सवाल खड़े थे, क्या पुलिस के द्वारा ऐसी भी कोई व्यवस्थाएं की गई हैं डीके ठाकुर जी, कि अगर किसी को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, या किसी के पास एम्बुलेंस वाले ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, या कोई और समस्या ऐसी आ रही है, तो सीधे कहीं ना कहीं जो पुलिस के थाने हैं उनको किस जगह कोई ऐसे नंबर जारी किए हो कि वो अपनी मदद मांग सकता है और उनको मदद मिल जाएगी? जी जी, इस तरह की 3 बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1 तो जो दवाइयों के बारे में कहीं दिक्कत समस्या है, हमारी जो 112 नंबर, यूपी 112 नंबर है, जिसमें आप यूपी 11 सॉरी सिंपल 112 कॉल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या 100 कॉल करके एक्सेस कर सकते हैं। उनके माध्यम से हमें किसी प्रकार की सूचना मिलती है जी तो हम पर एक्शन लेते ही हैं, चाहे दवाइयों की मांग हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था करानी हो। और हमारे यहाँ तो 2-3 केस ऐसे हुए हैं जी कि जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज की घर में मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार करने जी वाला कोई नहीं था, उनके घर के कोई परिजन नहीं थे, कोई मित्र नहीं थे। जी उनका हमारे पुलिस कर्मियों ने खुद कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसे भी केसेस आए। तो वो जहां भी जिस तरह की समस्या आई, जी चाहे दवा की, चाहे एम्बुलेंस की, चाहे इस तरह की, हम लोगों ने समाधान किया। बीच में जब संख्या बढ़ी जी हुई तो अचानक ये जैसे शिकायत मिलनी शुरू हुई थी, जो एम्बुलेंस है, खासकर प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, वो जैसे मनमाना जी किराया वसूल कर रहे हैं। ये समस्या संज्ञान में आई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश जी पर जिला प्रशासन ने सारे एम्बुलेंस के रेट तय कर दिए कि कौन सा एम्बुलेंस कितना किलोमीटर दूरी पर कितना जी किराया लेगा। सामान्य एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस हो, और ये एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस हो, उसके सबके किराए तय कर दिए गए। और ये पूरा हम लोगों ने प्रेस में, मीडिया में प्रचारित किया, और ये भी दिया कि यदि कोई एम्बुलेंस इससे ज्यादा किराया ले रहा है या मांग रहा है, तो हम लोगों ने जो ARTO थे उनके जी नंबर, और ट्रैफिक पुलिस जो हमारी लखनऊ की, उसके नंबर हम लोगों ने एक्सक्लूसिव दिए। इस पर कोई समस्या है हमारे संज्ञान में, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और शुरुआती 3-4 दिनों में समस्या आई, सूचना आई, हम लोगों ने कार्रवाई की, मुकदमे लिखे, जेल भी भेजे। उसके बाद से समस्या का आना करीब करीब बंद हो गया। जी नहीं, बिल्कुल। एक अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे अपने पुलिस कर्मियों को, जो पिछले 1.5 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार डटे हुए हैं, कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं? क्या संदेश डीके ठाकुर अपनी तरफ से देना चाहेंगे? पुलिसकर्मियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आम जनता आपको रक्षक के रूप में देखती है, पहले रक्षक के रूप में देखती थी कि आप उनको जी कानून व्यवस्था के फ्रंट पर, अपराध के फ्रंट पर रक्षा करते हैं। आज वो आपकी भूमिका एक्सटेंड हो गई। आप वास्तव में सचमुच जीवन रक्षक बने। और जीवन रक्षक चाहे उनको दवाई उपलब्ध करा करके, चाहे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा करके, चाहे उनके अंतिम समय उनका साथ दे करके, सब तरह से, जिस तरह से आप उनका साथ दे सकते हैं, आप उनके जीवन रक्षक की भूमिका में आ गए हैं। और आपने इस भूमिका को बखूबी निभाया है। अपने जान की, अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना आपने इस भूमिका निभाया है। जिस भूमिका निभाने के लिए आपका पुलिस विभाग, आपका पूरा शासन, प्रशासन, जनता आप सबका अभिनंदन करती है और आपसे अपेक्षा करती है आप आगे भी ऐसे ही आम जनता का साथ देते रहेंगे और उनके जीवन की रक्षा करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डीके ठाकुर जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। तो ये थे हमारे साथ डीके ठाकुर जी, जो कमिश्नर लखनऊ हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, और लगातार सभी लोग वास्तविक स्थिति क्या है आज ये बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सावधानी आपको करनी जरूरी है। आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, वैक्सीनेट होना होगा, वैक्सीनेशन कराना होगा, ये बहुत जरूरी है। तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत सकते हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।